नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट उत्तम AESA रडार की तरफ से है, जो कि भारत का पहला इंडिजिनस AESA फायर कंट्रोल रडार भी है, जिसे आगे चल के हमारी लगभग सभी एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट में और डेवलप किए जाने वाले एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। और इसकी अलग अलग वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है, जो कि इसकी Mark 1, Mark 2 और Mark 3 से वेरिएंट होने वाले हैं। इसकी जो Mark 1 वेरिएंट है, इसको खास करके तेजस MK-1A में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था और अभी पता चला है कि इसकी लगभग सभी टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अभी इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाने वाला है। अभी इसकी फिलहाल प्री प्रोडक्शन टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद ये बताया गया था कि अभी तक इसकी एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और टेरेन अवॉइडेंस सिस्टम के साथ साथ ऑल वेदर कैपेबिलिटी को भी टेस्ट किया जा चुका है, जिसके बाद इसको इसी साल के अंत तक ही मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। पहले इसकी Mark 1 वेरिएंट की प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली, जिसे तेजस MK-1A की 41st यूनिट से इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया जाएगा और तब तक तेजस MK-1A में एल्टा की 2052 AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी बात पता चला है कि तेजस MK-1A की पहली 4 यूनिट की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग अभी काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुकी है, जिनकी लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को इसी महीने के अंदर ही कंप्लीट किया जाने वाला है और अगले महीने से इनकी फ्लाइट टेस्ट को शुरू किया जाने वाला है और उसके बाद बहुत ही जल्द इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद उत्तम AESA रडार की Mark 2 और Mark 3 जैसे वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है, जो कि आगे चल के तेजस MK-2 में और सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाने वाला है और आगे चल के MK में भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस रडार से हमारी एयरक्राफ्ट की ट्रैकिंग कैपेबिलिटी बेहतर होने के साथ साथ हमारे पास एक वाइड वैरायटी की वेपन्स को भी इसमें इंटीग्रेट करने का ऑप्शन होने वाला है और इससे हम लगभग सभी वेस्टर्न वेपन्स के साथ साथ इंडियन और रशियन वेपन्स को भी हमारी एयरक्राफ्ट से फायर कर पाएंगे, जिस वजह से हमारे पास हमेशा कई तरह के ऑप्शन मौजूद रहेगा, जो कि जंग जैसे हालात में हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 फ्लीट के बारे में बात करने वाले हैं। मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही भरोसेमंद एयरक्राफ्ट है। आमतौर पर ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, लेकिन मेनली इसको हम डीप स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बोथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए सभी कैपेबिलिटीज मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये कि अभी मिराज 2000 को अगर हम एयर कॉम्बैट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो VVR एंगेजमेंट में ये मॉडर्न फाइटर जेट का सामना नहीं कर पाएगा। इसका मेन कारण ये कि इसके पास ज़्यादा लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाले VVR मिसाइल मौजूद नहीं है और इसमें हम लोग अभी माइका जैसे मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक ही सीमित है, जबकि अभी हमारे दुश्मनों के पास 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से VVR मिसाइल को फायर करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। तो इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी मिराज 2000 की वेपन पैकेज को अपग्रेड करने का प्लान किया गया था। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिराज 2000 में मिट्योर मिसाइल को ऐड करने के लिए MBDA को रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन इसके लिए MBDA की तरफ से इनकार कर दिया गया था और बताया गया था कि मिराज 2000 एक ओल्डर जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और खास करके इसमें एक ओल्डर जनरेशन की रडार और मिशन कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जिसके साथ मिट्योर मिसाइल को इक्विप करना संभव नहीं है और इसको अपग्रेड करने में बहुत सारा खर्चा होने वाला है और माइका NG को भी मिराज 2000 में इंटीग्रेट किया जा सकता है नहीं, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडिजिनसली डेवलप किए गए अस्त्र मिसाइल को मिराज 2000 में इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया, जो कि अभी के माइका मिसाइल की 80 किलोमीटर की रेंज के मुकाबले मिराज 2000 को आसानी से 110 किलोमीटर की VVR रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। और इसके बाद अगर हम इसमें अस्त्र Mark 2 मिसाइल को भी इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे मिराज 2000 की स्ट्राइकिंग रेंज को 160 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज करने वाला है, जिससे इन एयरक्राफ्ट की VVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी कई गुना तक बेहतर होने वाला और इसके लिए हमें फ्रांस या MBD के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट अर्जुन टैंक की तरफ से है, जो कि इंडियन आर्मी का सबसे हेवी और सबसे ताकतवर टैंक भी है। 2021 में जब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए करीब 118 अर्जुन टैंक को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया, उनको 2024 की सितंबर तक या एंड तक इंडियन आर्मी को डिलीवर करने की बात की गई थी, लेकिन अभी पता चला है कि इसमें अर्जुन MK-1A टैंक की डिलीवरी थोड़ा डिले होने वाला है। अब इसके पीछे DRDO हमारी हैवी व्हीकल फैक्ट्री की कोई गलती नहीं है,
प्रॉब्लम ये है कि जब 2021 में ये ऑर्डर को प्लेस किया गया तो उसके बाद डीआरडीओ की तरफ से जर्मनी की एमटीयू को अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाली MTU 838 KF501 सीरीज के इंजन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। लेकिन अभी जर्मनी की तरफ से बात बताया जा रहा है कि जो इंजन थे इनकी प्रोडक्शन लाइन अभी बंद हो चुका था, जिसके बाद अभी वो फिर से इनकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले और भारत को इन इंजन को डिलीवर करने वाले, लेकिन इसके लिए वक्त लगने वाला है, जिस वजह से अभी अर्जुन MK-1A टैंक की डिलीवरी टाइमलाइन पर यहाँ पे असर पड़ने वाला है और हो सकता है थोड़ा डिले भी होने वाला है। अब डीआरडीओ का कहना है कि हमारे पास पहले से ऑर्डर किए गए इंजन कुछ स्टॉक में मौजूद है, तो इनको बेस करके हम इनिशियली अर्जुन टैंक को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन ये 2024 के बाद खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हमको नए इंजन की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि फिलहाल जर्मनी डिलीवर नहीं कर सकता। इसकी एक अल्टरनेट के तौर पर जर्मनी की तरफ से अभी कुछ यूज्ड इंजन को मार्केट से खरीद कर भारत को ऑफर करने की बात किया जा रहा है, जो कि एक टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन नए टैंक्स में पुराने इंजन को इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से सही नहीं होने वाला है, जिस वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से इंडिजिनसली हमारी फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए डेवलप किए जाने वाले डाल्टन सीरीज के इंजन को ही अर्जुन टैंक में इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है और ये इंजन जर्मनी की MTU की इंजन के मुकाबले लगभग 100 HP ज़्यादा पावर को भी जनरेट कर सकता है, लेकिन इसे भी प्रोडक्शन में एंटर होने में मिनिमम 3 से 4 साल का टाइम लगने वाला है। तो इस दौरान या तो हम नए इंडिजिनस इंजन की प्रोडक्शन में एंटर होने का वेट कर सकते हैं, या फिर जर्मनी की तरफ से दोबारा अपनी प्रोडक्शन लाइन को ओपन करके MTU 383 सीरीज के इंजन को हमको डिलीवर करने का वेट कर सकते हैं और दोनों ही क्षेत्र में अर्जुन MK-1A टैंक का जो डिलीवरी टाइमलाइन होने वाला है वो थोड़ा डिले होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी से रिलेटेड 2 खबर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी फिलहाल कुछ दिनों से चाइना इंडियन ओशन रीजन में बहुत ही एग्रेसिवली नेचर को दिखा रहा है और मालदीव्स में अभी चाइना अपनी इन्फ्लुएंस को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर चुका है और इसके बाद अभी वो अपनी एक स्पाई वेसल जिसका नाम सियानयांग 3 है उसको अभी इंडियन ओशन रीजन में भेज चुका है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में एंटर भी कर चुका है और अभी मालदीव्स के साथ बेहतर रिलेशन होने की वजह से वो भी इसका फ़ायदा उठाकर इंडियन ओशन रीजन में बहुत ही आसानी से अपनी स्पाई शिप्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। पहले चाइना का जो इन्फ्लुएंस था वो श्रीलंका में था, जिस वजह से उनको भारत के करीब आना पड़ता था और इस वजह से भारत को चाइनीज वेसल का इंडियन ओशन रीजन में होना, खास करके अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब आने पर सवाल उठाना आसान हो जाता था। लेकिन मालदीव्स भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से काफ़ी दूर आता है और इस रीजन में चाइनीज रिसर्च वेसल का मौजूद होने से या रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करने से भारत के ऑब्जेक्शन को वहाँ पर नहीं कर सकता। हालांकि इसका इस्तेमाल करके चाइना इंडियन ओशन रीजन की सी बेड को मैप कर सकता है और इंडियन नेवी की पॉसिबल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में भी जानकारी को हासिल कर सकता है, फिर एक्विस्टिक डाटा को भी हासिल कर सकता है, जो कि फ्यूचर में चाइना को खुद अपनी सबमरीन को इस रीजन में डिप्लॉय करने में मदद कर सकता है। लेकिन अभी भारत की तरफ से भी एक काउंटर स्ट्रेटेजी को अपनाया जा रहा है। जिस तरीके से चाइना भी अपनी प्रेजेंस को मालदीव्स में बढ़ा रहा है, ठीक वैसे ही भारत अभी अपनी प्रेजेंस को श्रीलंका में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और अभी जब चाइना अपनी स्पाई वेसल को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय कर रहा है, सेम टाइम पर इंडियन नेवी की तरफ से अपनी कलवरी क्लास के एक सबमरीन जिसका नाम INS करंज है उसको श्रीलंका की कोलंबो पोर्ट में डॉक किया गया है। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक एक शेड्यूल विजिट था जिसमें INS करंज को कोलंबो पोर्ट में लॉजिस्टिक और फ्यूल को रिफिल करने के लिए डॉक किया गया है, लेकिन ये भी सुनने को मिल रहा है कि यहाँ से इसको खास करके चाइनीज स्पाई शिप की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है और खास करके सबमरीन होने वाले हैं जो कि अभी इंडियन नेवी को या इंडिया को चाइनीज स्पाई वेसल को इस शिप्स को कंट्रोल में रखने में मदद करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी अपडेट की बात करें तो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ SRCG या स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में SRCG गन को खरीदने की बात की गई है। इस डील की कीमत करीब 1752 करोड़ के आसपास की और इसमें करीब 463 SRCG गन को खरीदने की बात की गई है। इनको अभी कानपुर में मौजूद एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाया जाने वाला और इनको बोथ इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की वेसल में आगे चल के इस्तेमाल किया जाने वाला है। एक इंडिजिनस गन है जिसको कुछ साल पहले ही डेवलप किया गया था और इसे अभी लो प्रोफाइल थ्रेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और इन गन्स में अभी 85% तक भी या उससे ज़्यादा मात्रा में इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी सप्लाई चेन में अभी 125 से ज़्यादा इंडियन वेंडर भी शामिल हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।